माफ़ कीजिए, क्लासमेट शेन, क्या आप मुझे 1 मिनट का समय दे सकते हैं? चमकीले चमड़े के जूते अचानक रुक गए। शेन वेनलैंग ने अपने रास्ते में खड़ी छोटी लड़की को हैरानी से देखा। गाओ तू। उसके ठीक पीछे चल रहा बीटा आगे बढ़ा और माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराते हुए उस नाजुक दिखने वाली ओमेगा लड़की से बोला, माफ़ करना, क्लासमेट किया एक तरफ साइड हो जाओ। लेकिन मुझे अपने क्लासमेट शेन से कुछ कहना है। चमेली की हल्की खुशबू से महकती ओमेगा टस से मस नहीं हुई। शेन वेनलैंग के पास जाने के लिए उसने अपनी सारी हिम्मत जुटा ली थी। भला अब वो कैसे हार मान सकती थी, जब उसे इस बीटा ने रोक दिया था जो इतने सालों से उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह गाओतू के पास से गुजरी, शेन वेनलैंग को देखते हुए बोली, क्लासमेट शेन, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। मैं कोई जबरदस्ती नहीं चाहती, बस खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहती हूँ। क्या यह ठीक रहेगा? शेन वेनलैंग ने कुछ नहीं बोला। वह एक कदम पीछे हट गया, उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। गाओतू, उसने फिर से गाओतू का नाम पुकारा। कोई चारा न होने पर, गाओतू ने ओमेगा की उस लड़की को रोकने के लिए कदम बढ़ाया जो अभी भी उसका पीछा करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने लेकिन जिद से इनकार करते हुए कहा, माफ़ कीजिए, क्लासमेट। मुझे डर है कि आपको किसी और को अपना बनाना पड़ेगा। शेन बहुत वीजी है। कितना परेशान करने वाला। चमेली की खुशबू वाली ओमेगा अचानक गुस्से से बोली, अगर मुझे इग्नोर किया जा रहा है, तो मेरे शेन को मुझे बताना चाहिए। तुम कौन हो? शेन परिवार के दरवाजे पर तैनात कोई रखवाली करने वाला कुत्ता हो? गाओ तू उस कठोर जवाब से एक पल के लिए हैरान रह गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे शर्मिंदगी छा गए। मैं नहीं हूँ। तुम ऐसे क्यों नहीं हो? अपनी नाकाम कोशिश से निराश ओमेगा ने गाउतू पर अपना सारा गुस्सा निकालने का फैसला किया। तुम एक बीटा हो जो हर दिन एक एस लेवल अल्फा के पीछे पड़े रहते हो, उसकी चाहने वालों से रक्षा करने में उसकी मदद करते हो। कौन जाने तुम्हारे असली इरादे क्या है? मुझे शक है कि तुम्हारे कुछ छिपे हुए इरादे हैं। तुम बस सहपाठी शेन का सारा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो। Disgusting. Shameless. गाओ तू, शेन वेनलैंग ने हाथ से अपनी नाक ढक ली। तुम एक ओमेगा पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? चलो चलते हैं। उसकी खुशबू बहुत तेज है। अगर हम और रुके तो मुझे उल्टी आ जाएगी। 10 साल पहले जब वह स्कूल में था, तब गाओतू के लिए इस तरह की हालात आम बात थी। वह इनसे पूरी तरह हैडल हो चुका था। उनके जीवन में प्रशंसा करने लायक कुछ खास नहीं था। बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना अकेले ही करना पड़ा था। गाओतू को आज भी शेन वेनलैंग द्वारा स्टूडेंट लाइफ के दौरान उससे कही गई पहली बात याद थी, कॉफ़ी कितने की है? उस समय गाओतू अपनी पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने के स्कूल के सुविधा स्टोर में काम कर रहा था। शेन वेनलैंग कुछ खरीदने आया था। उसके पीछे पीछे ओमेगास का एक ग्रुप चल रहा था जो उसकी तारीफ कर रहा था। उसने गहरे काले रंग का मास्क पहन रखा था। उसकी निगाहें बेचैन थीं, फिर भी वह बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। गाओतू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे कभी उससे इतनी करीब से मिलने का मौका मिलेगा। वह कुछ सेकंड के लिए काउंटर के पीछे हैरान होकर खड़ा रहा। तभी शेन वेनलैंग ने आगे बढ़कर परेशानी से उसके सामने काउंटर पर दस्तक दी। Classmate. Classmate. अचानक होश में आकर गाओतू ने घबराते हुए जल्दी से माफी मांगी। शेन वेनलैंग ने गुस्से से बुदबुदाया, उन्होंने एक मूर्ख को कैशियर की ड्यूटी पर क्यों लगा दिया? मैं मूर्ख नहीं हूँ। गाओतू शर्म से लाल हो गया, खुद का बचाव करने की कोशिश करते हुए। मैं बस। ठीक है, शेन वेनलैंग ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं अभी कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। इसकी कीमत कितनी है? गाओतू ने जल्दी से कॉफ़ी ली और उसे फ़ोन किया। उस रात का सपना काफ़ी लंबा था। स्टोर वाली घटना के अलावा गाओतू ने लंबे समय से कई और चीज़ों के सपने भी देखे थे। उसकी माँ लगातार रो रही थी, उसकी बहन दर्द से कराह रही थी, उसके पिता लगातार पैसे मांग रहे थे और शेन वेनलैंग उसे जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या तुम सचमुच ओमेगा नहीं हो? सपने में गाओतू हर चीज से निपटने की कोशिश करते करते थक गया था। अंत में वह एक दीवार के सामने घिर गया और इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति शेन, मैं ओमेगा नहीं हूँ। मैं बीटा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है, तो खुद सूंघकर देख लीजिए। उसने अपनी गर्दन शेन वेनलैंग की नाक के बिल्कुल पास लाकर उन्हें अपमानित करते हुए उसकी नाक की जांच करने का मौका मिला। शेन वेनलैंग का चेहरा ठंडा और गंभीर था। उसने अपनी नाक फुलाई, सूंघा और अचानक अपना मुंह खोलकर गाओतू की गर्दन पर काट लिया। गाओतू एकदम से झटके से जाग उठा और कंबल में लिपटा हुआ लगभग बिस्तर से गिर ही गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो उसमें आग लग गई हो।
उसके शरीर का सारा खून उसकी छाती में जमा हो गया था, जिससे उसके हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए थे। बाहर आसमान में अभी अभी उजाला होना शुरू हुआ था। गाओतू, जो अभी भी सहमा हुआ था, काफी देर तक छत को घूरता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि अब उसे नींद नहीं आएगी, तो वह उठ बैठा और अपना फोन देखा। शेन वेनलैंग, गाओतू की बार-बार अनुपस्थिति से स्पष्ट रूप से नाखुश था। हालांकि उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन हर बार जब गाओतू काम पर लौटता, तो उसे पहले से कहीं अधिक कड़ी जांच का सामना करना पड़ता था। क्या तुम अंदर आने से पहले कम से कम खुद को साफ नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे घर में उस ओमेगा को जरा भी शर्म नहीं है? इतनी तेज गंध छोड़कर जा रहा है, क्या वो किसे गला घोंट कर मारना चाहता है? इस बार उन्होंने सिर्फ 7 दिन की छुट्टी ली थी। अगले 3 घंटे में उन्हें वापस ऑफिस जाना होगा। पिछले हफ्ते के लंबे और गर्मी ने उसे पूरी तरह से थका दिया था। खड़े रहने से ही गाओतू को परेशानी महसूस हो रही थी। शायद उसे 3 दिन की और छुट्टी ले लेनी चाहिए। कंबल में खुद को लपेटते हुए उसने बेबसी से सोचा। इतने सालों तक बिना आराम किए काम करने से उसने काफी छुट्टियां जमा कर ली थी, इतनी कि वो महीनों तक घर पर आराम कर सकता था। यही सोचते हुए उसने अपना ईमेल इनबॉक्स खोला, छुट्टी बढ़ाने के लिए एक छोटा सा मैसेज किया और ईमेल भेजने के बाद उसने कुछ देर तक अपने काम के ईमेल देखे। थकान उस पर फिर हावी हो गई और उसने अपना फोन बिस्तर के पास वाली मेज पर रखा दिया और फिर सो गया। उसे पता ही नहीं चला कि घंटी बजने से पहले कितना समय बीत चुका था। पहले तो उसे लगा कि यह सब भ्रम है, लेकिन वह मेहमान बहुत जिद कर रहा था। घंटी लगातार बजती रही। वह तेज, जोरदार आवाज उसके सपने में भी गूंजी और आग के अलार्म में बदल गई। जब वह जागा, तो उसे एहसास हुआ कि यह केवल घबराहट थी। उसने कंबल को अपने चारों ओर बहुत कसकर लपेट लिया था। इसके साथ ही दरवाजे पर खड़े मेहमान की तेज घंटी ने खतरे का डर पैदा कर दिया था। पहली मंजिल पर तंग और अंधेरे सीढ़ी तांग गलियारे में खड़े होकर शेन वेनलैंग को यकीन हो गया था कि उसके दिमाग में गड़बड़ी चल रही है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह खुद को इस तरह की झुग्गी बस्ती में खड़ा पाएगा। और यह सब उनके सेक्रेटरी गाओतू की बदौलत पॉसिबल हुआ। एक और छुट्टी का आवेदन। सुबह सुबह ही दूसरे सेक्रेटरी को गुस्से की निगाहों से देखा। उसने सावधानी से कहा, हाल ही में कुछ छुट्टियां ली है, लेकिन इस बार उन्होंने बीमारी की छुट्टी के एप्लीकेशन की है। बीमारी की छुट्टी? शेन वेनलैंग का मूड एकदम खराब हो गया जब वह ऑफिस जल्दी पहुंच गया और देखा कि गाओतू, जिसे आज काम पर आना था, वह आज भी एब्सेंट था। उसका सुंदर चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। अब गाओतू को क्या हो गया है? पहले पर्सनल छुट्टी, अब बीमारी की छुट्टी। क्या दुनिया की सारी बदकिस्मती उसी पर आ पड़ी है? सेक्रेटरी ने चुप रहना ही बेहतर समझा और फिर सबसे अच्छा सुझाव दिया, मैंने देखा है कि सचिव गांव की तबीयत आजकल ठीक नहीं लग रही है, और वो कभी भी आसानी से छुट्टी लेने वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं। क्या मैं प्रशासन से किसी को उनके घर भेजकर उनका हालचाल पूछ लूं? शेन वेनलैंग ने कहा, क्या उसका चेहरा सच में इतना खराब दिखता है? तक गलियों में खड़े शेन वेनलैंग के चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। वह 5 मिनट से डोरबेल बजा रहा था, लेकिन अपार्टमेंट में कोई नहीं आया था। क्या वह घर पर नहीं हो सकता? क्या वो उस ओमेगा के साथ घूमने चला गया? गाओतू पर कभी कभार मंडराती ओमेगा की हल्की सी खुशबू के बारे में सोचते ही शेन वेनलैंग को बेवजह गुस्सा आ गया। बिना सोचे समझे उसने अपना पैर उठाया और दरवाजे पर जोर से लात मारी। लोहे की चादर से बना दरवाजा जोर से खड़खड़ाया। उसे अंदर से खींचकर खोला गया और दरवाजे के पीछे एक पीला, कमजोर सा चेहरा दिखाई दिया। राष्ट्रपति शेन। गाओतू की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वह सोचने लगा कि क्या वह अभी भी सपना देख रहा है। क्या तुम्हें रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल सकती? गाओतू को देखकर शेन वेनलैंग का मूड थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन उसका चेहरा अभी गंभीर था। क्या मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ? तुम ऐसी जगह क्यों रह रहे हो जहाँ एक कुत्ता भी नहीं रहना चाहेगा? गाओतू ने चुपचाप, बेबसी से हंसते हुए कहा, यहाँ तो कुत्ता भी नहीं रुकता। उसे भी बेहतर जगह चाहिए थी। गाओतू ने कहा, कंपनी मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह देती है। बस दिक्कत यह है कि मेरे निजी खर्चे बहुत ज्यादा है। लेकिन खैर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? दूसरे सेक्रेटरी ने मुझे आपका पता दिया था, शेन वेनलैंग ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ पार्किंग की भी कोई अच्छी अरेंजमेंट नहीं है। मुझे पैदल ही आना पड़ा। यह जगह आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गाओतू ने बेबसी से कहा, और कृपया एक पल रुकिए, कपड़े बदल लेता हूँ। गाओतू, शेन वेनलैंग ने उसे वापस बुलाया, क्या तुम मुझे बैठने के लिए अंदर नहीं बुलाओगे? गाओतू के पीछे एक छोटा सा लिविंग रूम था। माफ कीजिए, गाओतू ने कहा, मेरा घर कन्वीनियंट नहीं है। आदर आने से इनकार किए जाने पर
शेन वेनलैंग एक बार फिर से परेशान हो गया, क्यों नहीं? क्या? यह कन्वीनियंट क्यों नहीं है? गाओ तू कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और अल्फा की तीखी निगाहों से बचते हुए बोला, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सफाई नहीं की। जगह पूरी तरह से अस्तव्यस्त है। इसके अलावा, क्या तुम उस ओमेगा के साथ रह रहे हो? का क्या? कौन सा ओमेगा? गाओ तू ने शेन वेनलैंग को कंफ्यूजन से देखा। दूसरे पक्ष के अचानक समझ से परे गुस्से ने उसे पूरी तरह से कंफ्यूजन कर दिया था। वह कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर उसे एहसास हुआ कि शेन वेनलैंग जिस ओमेगा की बात कर रहा था, वह शायद उसका बनाया हुआ ओमेगा पार्टनर था। क्या ओमेगा भी तुम्हारे साथ रहता है? शेन वेनलैंग ने तब पूछा जब उसने कोई जवाब नहीं दिया। गाओ तू, जो वैसे भी झूठ बोलने में अच्छा नहीं था, पल भर में शर्म से लाल हो गया। घबराकर वह कुछ कदम पीछे हट गया। नहीं। शेन वेनलैंग आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। दरवाजे पर खड़े खड़े ही उसे गाओतू के शरीर से उठती हुई सेज की हल्की सी खुशबू महसूस होने लगी थी। जैसे ही शेन वेनलैंग को एहसास हुआ कि यह हल्की सी खुशबू एक ओमेगा की है, उसका दिल बैठ गया और उसका चेहरा बिगड़ गया। तो फिर तुम्हें यह कैसी खुशबू है? आह! गाओतू ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और हथेली के पिछले हिस्से को सूंघा। उसका चेहरा और भी लाल हो गया और उसने घबराकर पूछा, कोई खुशबू है? शेन वेनलैंग ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपार्टमेंट से बाहर घसीटा और गली की दीवार से चिपकाकर पकड़ लिया। उसकी निगाहें गाओतू के लाल चेहरे और ढीली टी-शर्ट से थोड़ी उभरी हुई कॉलरबोन को ऊपर से नीचे तक घुमाती रहीं। गाओतू ने शेन वेनलैंग के चेहरे को हैरानी से देखा। वह हैरान और डरा था, मानो कोई खरगोश अपने घोंसले के उलझ जाने से डर गया हो। अपने साथी के साथ रहने के दौरान 10 दिन की छुट्टी ले ली। गाओतू, तुम तो वाकई बड़े सोच विचार हो, शेन वेनलैंग ने ताना मारते कहा। अगली बार जब बाहर जाओ तो नहा लेना। तुम्हारा वो गंदा ओमेगा कितना चिपचिपा है, तेज गंध छोड़ रहा है। गाओतू का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, आंखें लाल हो रही थीं। वह संघर्ष कर रहा था, शेन वेनलैंग की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, यह मेरा निजी मामला है। मुझे नहीं लगता कि इसका आपसे कोई लेना देना है। यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी गुस्से से अपनी फीलिंग को जाहिर किया था। शेन वेनलैंग ने तुरंत हाथ छोड़ दिया। अच्छा, उस गंदे ओमेगा के साथ तुम्हारा जो भी काम है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसकी आवाज उसकी नजरों की तरह ठंडी थी। उसने ऊपर से गाओतू को ऐसे देखा जैसे वह कोई घिनौना बदबूदार कीड़ा हो। उसने गुस्से से कहा, तुम बदबू मारते हो। अगर तुमने 2 दिन बाद भी वो बदबू मेरे दफ्तर में लाने की हिम्मत की, तो तुम्हें तुरंत यहाँ से निकाल दिया जाएगा। यह इस साल गाओतू की दूसरी छुट्टी थी और उनकी पिछली छुट्टी के बाद केवल आधा महीना ही बीता था। घर पर पूरे 3 दिन बिस्तर पर बिताने के बाद ही गाओतू आखिरकार खुद को संभाल पाया और ऑफिस लौट सका। दर्द और दवाओं के साथ मिलाने के साइड इफेक्ट्स से सामने आने लगे थे। उसका शरीर भारी और दिमाग सुस्त महसूस हो रहा था। और अब गाओतू को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी तरह खुद को संभाले हुए था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन हाल ही में छुट्टी लेने के बाद से शेन वेनलैंग का उसके प्रति एटीट्यूड काफी बिगड़ गया था। पहले शेन वेनलैंग सिर्फ थोड़ी बहुत खामियां निकालता था, लेकिन अब वह हद से ज्यादा नुक्स निकालने लगा था, जैसे किसी अंडे में से हड्डियां निकाल रहा हो। गाओतू के लिए इसे सहन करना और भी मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि शेन बाहर निकलो। छुट्टी के बाद ऑफिस लौटते ही शेन वेनलैंग ने उससे सबसे पहले यही कहा। जियांग हू में सबसे पॉपुलर के रूप में चुने गए अल्फा ने गुस्से में कहा, तुम बदबू मार रहे हो। यहाँ से चले जाओ, अच्छे से नहा लो और फिर वापस आना। जिस व्यक्ति से वह 10 वर्षों से चुपके से प्यार करता था, उसी के द्वारा इतनी बेरहमी से नापसंद किया जाना। गाओतू को ऐसा लगा जैसे उसके दिल को चाकू से चीर दिया गया हो। वह कुछ सेकंड तक दरवाजे पर खड़ा रहा, होंठ कसकर बंद थे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर एक अटपटी माफी मांगी और धीरे धीरे पीछे हट गया। गाओतू हमेशा खुद को भाग्यशाली समझता था। जब वह नौकरी की तलाश कर रहा था, तो उसे एक बार फिर सौभाग्य से उसे एक ऐसी नौकरी मिल गई जिससे वह शेन वेनलांगी के बहुत करीब आ गया। इसलिए जब गाओतू को पता चला कि शेन वेनलैंग ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें स्कूल में रहने और अपनी शिक्षा पूरी करने का मौका दिया था, और वही उनके सबसे बड़े नेक दिल रहे थे, तो गाओतू को विश्वास हो गया कि शेन वेनलैंग किसी से कम नहीं थे। उनके साथ समय बिताना, उनके लिए काम करना, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। और उस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए गाओतू कुछ भी करने को तैयार था। सेक्रेटरी गाओ, आप ठीक नहीं लग रहे हैं। वीकडे के अंत में उनकी टीम की एक असिस्टेंट ने चिंतित चेहरे के साथ उन्हें चॉकलेट का एक टुकड़ा देते हुए पूछा, क्या आप हाइपोग्लाइसीमिया से विक्टिम हैं?
नहीं, गाओतू ने निर्माता से कहा, धन्यवाद, एरिक। मुझे नींद ठीक से नहीं आई और थोड़ा चक्कर आ रहा है। लेकिन आपकी बाह पर इंजेक्शन के कई निशान हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक ने चिंता से कहा, क्या आपको 4 ड्रिप लगी थी? लेकिन 4 ड्रिप तो हाथ के पिछले हिस्से में लगनी चाहिए। नहीं, गाओतू ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा, मुझे हल्का बुखार था, इसलिए मैं कुछ दिनों से बुखार कम करने वाले इंजेक्शन ले रहा हूँ। ओह, मैं समझ गया, एरिक ने सिर हिलाया। आप सच में ठीक नहीं लग रहे हैं। आपका चेहरा थोड़ा लाल है और आप थके हुए लग रहे हैं। अगर बुखार अभी तक नहीं उतरा है, तो क्यों न आप कुछ और दिन आराम कर लें। सच तो यह है कि गाओतू को कुछ और दिनों की छुट्टी न लेने का गहरा अफसोस था। शेन वेनलैंग द्वारा डिस्पाइस किए जाने और बदबूदार कहे जाने के बाद गाओतू खुद को अवरोधक का एक और इंजेक्शन लगाने के लिए शौचालय में जाने से खुद को रोक नहीं सका। बर्फीला तरल पदार्थ उसकी नसों में तेजी से दौड़ गया और चुभने वाले दर्द ने उसे अनायास ही कराहने पर मजबूर कर दिया। शौचालय के उस तंग कमरे में, जो बिल्कुल भी ध्वनिरोधक नहीं था, गाओतू दीवार से सटकर बैठ गया। उसने दांत पीसते हुए सहन किया, आंखें कसकर बंद कर लीं। दर्द से उसकी पतली पलकें कांप रही थी और वह नाक से भारी भारी सांसें ले रहा था। डॉक्टर ने उन्हें दर्द निवारक दवाओं को अवरोधक दवाओं के साथ मिलाकर लेने से सख्त मना किया था। इसलिए गाओतू के पास दर्द निवारक दवा न लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उस दिन शेन वेनलैंग का साथ देने और शेंग शाओयू के फेरोमोन दबाव का शिकार होने के बाद से उसके फेरोमोन के होने की घटनाएं बढ़ गई थीं। उसके फेरोमोन की समस्या काफी बिगड़ गई थी। फेरोमोन ने उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती होकर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कराने की सलाह दी थी, लेकिन गाओतू ने हर बार इनकार कर दिया। उनकी बहन गाओकिंग की सर्जरी जल्द ही होने वाली थी, इसलिए पिछले कुछ दिनों से वे अस्पताल और कंपनी के बीच लगातार भागदौड़ कर रहे थे। उनके पास अस्पताल में रहने का बिल्कुल भी समय नहीं था। इसी बीच एचएस ग्रुप में चेयरमैन के ऑफिस के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक एक कप ताजी बनी चाय लेकर आए और उसे चेयरमैन के सामने रख दिया। वे अभी जाने के लिए मुड़े ही थे कि शेन वेनलैंग ने उन्हें आवाज दी। गाओतू कहाँ है? मुझे लगता है कि वह शौचालय गया था, एरिक ने सावधानी से जवाब दिया। जिन दिनों सचिव गाओ छुट्टी पर थे, उन दिनों शेन वेनलैंग का मूड साफ तौर पर बिगड़ गया था। स्पीकर्स ऑफिस एक तरह से नरक बन गया था, जहां सेक्रेटेरियल टीम का कोई भी सदस्य कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। जो भी अंदर जाता, वह डर के मारे फुसफुसाहट से भी ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं अंदर छिपे खूंखार भेड़िए को नाराज न कर दे और कहीं उनका बेरहमी से गला न फाड़ दिया जाए। या तो वह छुट्टी पर है या बाथरूम में छिपा हुआ है। क्या उसका काम खत्म हो गया है या क्या? एरिक बेताब होकर गाओतू का बचाव करना चाहता था। वह शेन वेनलैंग को बताना चाहता था कि गाओतू पूरी कंपनी में डेडिकेटेड वर्कर था, इसमें कोई शक नहीं। एचएस ग्रुप में शामिल होने के बाद से गाओतू की हर महीने अपीयरेंस का रिकॉर्ड एकदम सही था और हर साल उसके पास हमेशा बची हुई छुट्टियां होती थीं। और आज भी वह काम में ढिलाई नहीं कर रहा था। वह सिर्फ इसलिए शौचालय गया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन उस गुस्से भेड़िए का सामन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें नहीं पता था कि गाओतू अभी भी यह नौकरी करना चाहता है या नहीं, लेकिन एचएस ग्रुप का सैलरी इंडस्ट्री में सबसे अधिक था। और हालांकि शेन वेनलैंग के साथ काम करना उतना आसान नहीं था, लेकिन एचएस ग्रुप के सेक्रेटरी के रूप में एरिक दिल से चाहता था कि गाओतू जितना हो सके यहाँ काम करता रहे। जाओ गाओतू को ढूंढो। उससे कहो कि वह शौचालय में अंडे देने की तरह घोंसला बनाना बंद करे और तुरंत मेरे ऑफिस में आए। ओह, ठीक है। मैं अभी जा रहा हूँ। आदेश मिलते ही एरिक को ऐसा लगा जैसे उसे क्लेमेंसी मिल गया हो और वह झटपट दफ्तर से बाहर निकल गया। उसने गाओतू को शौचालय के प्रवेश द्वार पर पाया। गाओतू का चेहरा उस सुबह की तुलना में और भी खराब दिख रहा था। उसके होंठ पीले पड़ गए थे और उसे बहुत पसीना आ रहा था। सेक्रेटरी गाओ, क्या आप ठीक है? शायद आपको अस्पताल जाना चाहिए। मैं ठीक हूँ। गर्मी के दौर से निपटने में गाओतू को काफी अनुभव था। उसे नहीं लगता था कि इस बार कोई फर्क होगा। खुद को संभालते हुए उसने एरिक से पूछा, क्या बात है? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ओह, गाओतू के सवाल से प्रेरित होकर एरिक ने आखिरक रील मामले को उठाने में खुद को उचित समझा। राष्ट्रपति शेन आपको बुला रहे हैं। गाओतू के चेहरे पर तनाव की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। एरिक, भले ही उसका इरादा नेक था लेकिन वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, जरा सावधान रहना। राष्ट्रपति शेन को तुम्हारे बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। वो बहुत नाराज है।
यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। कैट फॉर कैश का एपिसोड 1 मैंने अपलोड किया था, लेकिन वो किसी वजह से डिलीट हो गया। अब बहुत जल्द एपिसोड 2 लेकर आ रही हूँ। तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।